जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों को हमारे इस एग्ज़ाम डे पर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2023 की अध्याय 3 की तीसरी क्लास आज हम पढ़ाएंगे। तो बिना देरी करते हुए आइए हम चलते हैं आगे। सऊदी अरब एससीओ का नया संवाद भागीदार। सऊदी अरब सरकार ने चीन और रूस के वर्चस्व वाले क्षेत्रीय गठबंधन शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायलॉग पार्टनर का दर्जा हासिल करने के फैसले को सऊदी अरब के लिए अंतिम पूर्ण सदस्यता की दिशा में पहला कदम माना है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। हिंदू फोबिया के खिलाफ हुआ प्रस्ताव। अमेरिका का जॉर्जिया हिंदू फोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। यह प्रस्ताव जॉर्जिया के फोर्सिथ काउंटी के प्रतिनिधि लॉरेन मैकडॉनाल्ड और टॉड जोन्स द्वारा पेश किया गया। हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए कहा कि हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े व पुराने धर्मों में से एक हैं। सीपीटीपीपी समझौता। ब्रिटेन 31 मार्च सन 2023 को ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील सीपीटीपीपी समझौते में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे ब्रेक्जिट के बाद अब तक अपना सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा है। सीपीटीपीपी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चारों ओर अवस्थित 11 राष्ट्रों का एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिनमें कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान सदस्य हैं। यह दिसंबर 2018 में लागू हुआ। विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका। नॉर्वे की कंपनी नॉरलेड ने एमएफ हाइड्रा नामक विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन आधारित फेरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह जहाज हाइब्रिड है जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है। 82.4 मीटर लंबी यह नौका 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकती है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जो अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव के साथ संगत होने के लिए 2 दशक पुराने वर्ष 2002 के विरोधात्मक कानून की आधुनिकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। भाजपा के जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की समीक्षा की थी। नए विधेयक के तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई को अधिसूचित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि अधिगृहित की जा रही पार्टी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो। यह विधेयक संयोजन के आकलन के लिए समग्र समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर देता है। हू एंड क्राई नोटिस। पंजाब सरकार ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक प्रचारक अमृतपाल सिंह के खिलाफ ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। ह्यू एंड क्राई के नियम का सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई संदिग्ध या अपराधी कुछ राहगीरों के सामने सड़क पर भाग रहा हो, तो उनमें से प्रत्येक को पुलिस को उसकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की हिरासत में है। कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक जीआई संकेत।
यूरोपीय संघ ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। 22 मार्च सन 2023 को यूरोपीय संघ ने पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की और यह 11 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैमेलिया साइनेंसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से बनाया जाता है। किरीट व्यापारिक समिति। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर किरीट व्यापारिक समिति की सिफारिशों के आधार पर पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की कीमतों को सीमित करने के लिए एक नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की मंजूरी दी है। यह कीमत प्रत्येक महीने जिस दर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की खरीद करता है, उसकी 10% होगी, लेकिन इसकी सीमा $4 से $6.5 प्रति यूनिट ही होगी। सरकार ने 2030 तक भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा सहयोग समझौता रोमानिया और भारत। रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजोक्वारू ने भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत साइबर रक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य चिकित्सा, साथ ही तकनीकी सैन्य मुद्दों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सहायक संगठन का सदस्य भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई। एप्पल ने भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र मुंबई में अपना पहला भौतिक स्टोर खोला। कंपनी ने जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में अपना स्टोर खोला, जो रिलायंस इंडस्ट्रियल के स्वामित्व वाली संपत्ति है। 20 अप्रैल 2023 को एप्पल कंपनी ने अपना दूसरा रिटेल स्टोर नई दिल्ली में खोला। एप्पल इंक भारत में अपने नवीनतम आईफोन 14 का निर्माण करेगा। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु को केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन कर सकती है। यह नाव 3.95 करोड़ रुपए में श्रीलंका में बनाई गई है। KSINC की योजना है कि ये सूर्यांशु को 2 पर्यटन पैकेज कदम मक्कुडी एर्नाकुलम जिले के लिए उपयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। वहीं आयोग ने 4 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल हैं। भारत स्तरीय पार्टी दर्जा मिला। त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी, मेघालय में वॉयस ऑफ पीपल पार्टी, नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज। जापान के भौतिकविदों ने भारी तत्वों के परमाणुओं का अध्ययन करते
समय यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की है, जिसकी परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 241 है। इसकी पहचान यूरेनियम 241 के रूप में की गई। सैद्धांतिक गणना से पता चलता है कि इसे समस्थानिक की अर्ध आयु 40 मिनट की हो सकती है। कृषि ड्रोन सब्सिडी गरुड़ एयरोस्पेस चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इसके तहत पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में 8 किसानों को गरुड़ किसान ड्रोन दिए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक अनुदान शामिल करने के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के मानदंड में संशोधन किया है। कुनफरपीरा सुरंग परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रामबन में कुनफरपीरा सुरंग का उद्घाटन किया। जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके तहत जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल और आगे श्रीनगर तक के पहले कॉरिडोर में श्रीनगर से बनिहाल तक का सेक्शन शामिल हैं। पहली सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस रैपिड एक्स दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन (एनसीआर) निगम ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया है। यह ट्रेन दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत सहित एनसीआर से जोड़ेगा। रैपिड एक्स 182 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ एनसीआर में अपने गृहनगर में रहने वाले लोगों को आधुनिक विश्व स्तरीय टिकाऊ, सुविधाजनक, तेज, सुरक्षित और यात्रा के आरामदायक साधनों के माध्यम में राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा। भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार के लिए 51 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है और प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दलित कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई, जिसमें 36 सदस्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय रोम यानी कि इटली में स्थित है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इसके पहले विदेशी कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया आईआईटी मद्रास जंजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। यह अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला आईआईटी होगा। इससे पहले आईआईटी दिल्ली द्वारा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात और आईआईटी खड़गपुर का मलेशिया में अपना परिसर स्थापित करने की पुष्टि हो गई। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व अमेरिका स्थित लैंडजेट इंक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना किया जाएगा। इस प्रस्ताव उद्यम से 3,000 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा से में पानीपत रिफाइनरी में अल्कोहल टू जेट तकनीक के साथ एसएएफ बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने वाले 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण का अनावरण किया गया। केरल जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। इस अवसर पर पश्चिमी घाट में सिंचाई नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के तीसरे चरण इन्हीं नजन आजू काते अब मुझे बहने दो का उद्घाटन किया है। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2023 को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD) की आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के हिस्से के रूप में मनाया। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू है। अज्ञात समूह का DNA डेटाबेस करेगा हिमाचल प्रदेश। अज्ञात समूह का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना गया है। यह प्रक्रिया अप्रैल 2022 को शुरू की गई और अब तक अज्ञात समूह के 150 DNA नमूने के रिकॉर्ड को डेटाबेस में संग्रहीत किया गया है। इससे पहले एम्स दिल्ली ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से एक पायलट परियोजना शुरू की थी, असम अरुणाचल सीमा समझौता। 20 अप्रैल 2023 को अमित शाह की उपस्थिति में वर्ष 1972 से चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल समकक्ष पेमा खांडू ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जुलाई 2022 में दोनों राज्यों ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह अंतिम समझौता है जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। उत्तरा मेरूर शिलालेख। प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 वर्ष पुराने उत्तरोत्तर शिलालेख का उल्लेख किया। यह शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी के शासनकाल में गांव के स्वशासन के कार्य का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। परांतक प्रथम के शासनकाल के प्रसिद्ध उत्तरा मेरूर शिलालेख वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। सरकारी विभागों में 100% ईवी प्रयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस पहल के हिस्से के रूप में सरकार ने 2030 तक चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों को ईवी में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि 25 अप्रैल 2023 को केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया, जो बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों पर किया जाएगा। इस परियोजना को केरल सरकार और जर्मन कंपनी क्रेडिटांस्टाल्ट फॉर वाइड राउफबाउ यानी कि KfW द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अंडर वाटर हाइड्रोजन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। असम में जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा पूरी कर ली गई है।
क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) विधि द्वारा शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 24 इंच व्यास वाली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई गई है। मीका कानून निर्माण। यूरोपीय संसद ने बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टोकरेंसी बाजारों के लिए विश्व के व्यापक नियमों के पहले सेट मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स माइका को मंजूरी दी है। क्रिप्टो संपत्ति बाजार विनियमन माइका सदस्य राज्यों द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होगा। वैश्विक क्रिप्टो उद्योग का लगभग 22% मध्य उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में केंद्रित है, जिसमें $1.3 ट्रिलियन मूल्यों की क्रिप्टो संपत्ति का निर्माण होता है। राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र। 24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में 77 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बंदरगाह, जलमार्गों और तट के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी। 31 मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया है। 2G इंटरनेट स्पीड आधारित इस रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा एवं सह संस्थापक डॉक्टर हेमंत सिरमौर हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेतुमल खाड़ी में 900 फीट गहरा और 147,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले एक विशाल सिकहोल की खोज की है। इसका नाम तामजा रखा गया है, जिसका अर्थ है गहरा पानी। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल करार दिया है। वाशिंगटन घोषणा पत्र। 26 अप्रैल 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने एक ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौते पर मोहर लगा दी है, जिसे वाशिंगटन घोषणा पत्र कहा गया है। इसके अंतर्गत परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरियाई क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है। इसके तहत दक्षिण कोरिया ने अपने परमाणु हथियार नहीं विकसित करने की रजामंदी भी दी है। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम, केरल में 1515 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। तीसरी पीढ़ी के साइंस पार्क के रूप में डिजिटल साइंस पार्क में एआई, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सामग्री आदि जैसी उद्योग 4.0 तकनीक के क्षेत्र में उत्पादों के विकास का समर्थन करेगा। सचिन तेंदुलकर स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध शारजाह क्रिकेट स्टेडियम दुबई की पश्चिमी ट्रिब्यून को सचिन तेंदुलकर स्टैंड का नाम दिया गया है। शारजाह स्टेडियम के सीईओ खलफ मुखातिर ने दुबई में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी और एनपीसीआईएल। 1 मई 2023 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के साथ एक पूरक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों कंपनियां शुरू में 2 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पीएचडब्ल्यूआर परियोजनाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। चुटका मध्य प्रदेश 2x700 मेगावाट क्षमता और माही बसवाड़ा राजस्थान 4x700 मेगावाट में। एनटीपीसी और
CIL के बीच अश्वनी नामक एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से यह परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। राजस्थान के 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व। पृथ्वी दिवस 2023 पर राजस्थान के वन विभाग ने 3 नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की। ये 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व बारामेश्वर, जोधपुर में खीचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हैं। नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र। भारत और यूके संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे और नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन के डिकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का मंच प्रदान करेगा। दोनों देश पहली यूके भारत वैज्ञानिक गहरी समुद्री यात्रा, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए और स्पेस पार्क, अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए निर्माण केंद्र साझेदारी शुरू करने के लिए भी हाथ मिलाया है। अनुच्छेद 142। 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में सहमति देने वाले पक्षों को सीधे तलाक का आदेश दे सकती है का फैसला सुनाया है। यदि पक्षकार अधिक शीघ्रता से तलाक का विकल्प चुनना चाहते हैं तो वे अपने विवाह के विघटन के लिए अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले 2014 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करेगा भारत। एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत इस महीने यूरोप को रिफाइंड ईंधन के सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला देश बन गया। भारत से यूरोप को रिफाइंड ईंधन आयात प्रतिदिन 360,000 बैरल से अधिक होने वाला है, जो सऊदी अरब से आगे है। यूरोपीय संघ को भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात जनवरी से अप्रैल में 20.4% बढ़कर 11.6 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कोर्सिया व LTAG जलवायु कार्यवाही। भारत वर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन ICAO की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया और दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों में भाग लेगा। इसके तहत वैश्विक निकाय में 2050 तक 2% वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार, कार्बन न्यूट्रल विकास कोर्सिया और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन LTAG शामिल हैं। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल अंजी खड्डू, जिसमें 96 केबल स्टैंड का प्रयोग किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। पुल की ऊंचाई 725.5 मीटर है। अंजी खड्डू ब्रिज जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारतीय रेलवे का देश का पहला केबल स्टे ब्रिज है। यह पुल 37,000 करोड़ रुपए की लागत से चिनाब नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल। एक विशाल चीनी टनल बोरिंग मशीन के 2 वर्ष से अधिक के कार्य के बाद दक्षिण मुंबई में भारत की पहली अंडर सी ट्विन सुरंग पूरी हो चुकी है। 1 नवंबर 2023 से खुलने के लिए तैयार है। ये सुरंगें गिरगांव मरीन ड्राइव से आगे के पास शुरू होती हैं, जो अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मालबार हिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती हैं और ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शी पार्क में समाप्त होती हैं। 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंगें बृहन्मुंबई नगर निगम BMC द्वारा बनाई जा रही हैं, जो 12
करोड़ रुपए की मुंबई तटीय सड़क सीमा परियोजना MCRP का हिस्सा है। विजागा टेक पार्क 3 मई 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम में विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। अडानी ग्रुप अडानी समूह 21,844 करोड़ रुपए के वाईजाग टेक पार्क में 2 डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है। एक मधुरावाड़ा में 200 मेगावाट और दूसरा कापुलुम्पाडा में 100 मेगावाट का। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विस्तारा टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम टिकाऊ विमानन ईंधन SAF का उपयोग करके एक वाणिज्यिक घरेलू उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि विस्तारा के बिल्कुल नए बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई तक उड़ान भरते हुए हासिल की गई। पिछले महीने विस्तारा ने पहली बार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए 400 टन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दक्षिण कैरोलिना से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के बीच उड़ान का संचालन किया था। वैश्विक विमानन उद्योग 2050 तक कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो होने की दिशा में काम कर रहा है। नोट: भारत में शुद्ध कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रिफाइंड एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड RRPCL परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने और इसके लिए रत्नागिरी और पड़ोसी सिंधुदुर्ग जिलों में 14 ग्रामीणों से 6200 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। मालवाहक जहाज MV ITT लायन 4 मई 2023 को राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहला मालवाहक जहाज MV ITT लायन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अंतर्गत सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। एकता हार्बर बंदरगाह 3 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बलों के लिए एकता हार्बर की आधारशिला रखी। यह मालदीव के उथुरु थिला फालुहु एटोल माले से कुछ मील दूर उत्तर पश्चिम के सिफवारू में स्थित एक बंदरगाह है। UTF हार्बर प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष 2021 में की गई। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के अपनी तरह के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच पिछले कुछ एक समझौते के तहत इस हेरिटेज सेंटर को स्थापित किया गया है। इसमें वर्ष 1965 और 1971 के संग्राम तथा कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक की निर्णायक स्मृतियों को दीवारों पर बने चित्रों तथा प्रतिमानों के माध्यम से दर्शाया गया है। दावकी भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया।
यह बंदरगाह दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में काम करेगा। अरब लीग की सदस्यता। सीरिया। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने 10 वर्ष से अधिक समय पहले सीरिया के निलंबन के बाद इसकी सदस्यता को बहाल करने पर 7 मई 2023 को काहिरा में अरब लीग के मुख्यालय में सहमति व्यक्त की। दमिश्क को अरब से वापस लाने की प्रक्रिया को जॉर्डन पहल करार दिया गया है। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र में है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी। हैदराबाद के नरसिंगी में 200 करोड़ रुपए की लागत से 6 एकड़ भूमि पर 400 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया जाएगा। टावर में श्री राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली सक्षम। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे सक्षम सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए उन्नत ज्ञान को उत्तेजित करना कहा जाता है, लॉन्च किया गया। सक्षम भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक एकीकृत ऑनलाइन शिक्षित मंच है। पर्सोना नॉन ग्राटा। कनाडा के एक सांसद को डराने धमकाने के आरोप में चीनी राजनयिक को घर भेजने के ओटावा के जवाब में चीन ने शंघाई में कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा जैसे को तैसा घोषित किया है। वीना कन्वर्सेशन वर्ष 1961। किसी देश को अन्य देशों के कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करने के साधन के रूप में इस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। 100% ओडीएफ प्लस। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एसबीएमजी के तहत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के कुल गांवों में से आधे यानी 50% गांवों ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। 2.96 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, जो 2024-25 तक एसबीएमजी चरण सेकंड लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़े राज्यों में तेलंगाना 100%, कर्नाटक 99.5%, जबकि तमिलनाडु 97.8% शीर्ष पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 69.2% शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप में 100% ओडीएफ प्लस मॉडल गांव। सतत विकास लक्ष्य वाला शहर भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मई 2023 को भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफार्मर का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया। राज्य सरकार द्वारा अब भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा वीएलआर कराई जाएगी। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क तेलंगाना। 9 मई 2023 को तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद में स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इस नीति का उद्देश्य एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर स्थापित करना। चलने का अधिकार है। पंजाब में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की मौतों में लगातार वृद्धि के बीच पंजाब सरकार ने भारत में पहली बार चलने का अधिकार को लागू किया है। इसके तहत हर जगह पैदल चलने के रास्ते और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। इसमें पैदल चलने वाले लोगों
वालों के लिए सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करके अनुच्छेद 21 के तहत चलने का अधिकार मांगा गया है। अनुच्छेद 239 ए 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि विधायिका का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीईआर की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 239 ए उपखंड 3 के तहत दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर 3 क्षेत्र हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत नियुक्तियों का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रखा गया। इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता। 12 मई 2023 को पुर्तगाल की संसद ने कुछ सीमित परिस्थितियों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने के लिए बहुमत से एक कानून पारित किया, यदि वे किसी लाइलाज बीमारी या गंभीर चोट के कारण असहनीय पीड़ा में हैं और वे अपना जीवन समाप्त करने में असमर्थ हैं तब। 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया है, जो सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। यह सप्ताह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। सड़क सुरक्षा 2021 से 2030 के लिए कार्यवाही के दशक की वैश्विक योजना 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दर्शाती है। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।